इस खास और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। हमारी प्रकृति ना किसी रहस्यमय किताब से कम नहीं है और आज हम इसके सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए अध्यायों में से एक को डिकोड करने वाले हैं। वो है जीवन का विकास यानी एवोल्यूशन। हमारी दुनिया बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। यहाँ हर जीव समय के साथ खुद को ढालता है, बदलता है। तो चलिए सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि लाखों सालों में पृथ्वी पर जीवन ने अपने रंग, रूप कैसे और क्यों बदले। एक जासूस की तरह सोचने की कोशिश करते हैं। आज से लगभग 200 से 600 लाख साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। हमारी धरती पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का एक छत्र राज था और इनमें कितनी गजब की विविधता थी। कुछ डायनासोर्स सिर्फ 50 सेंटीमीटर के छोटे से जीव थे तो कुछ 40 मीटर जितने ऊंचे पहाड़ जैसे। कोई 2 पैरों पर दौड़ता तो कोई आसमान में उड़ता। लेकिन यहां सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इतने ताकतवर होने के बावजूद ये सब के सब अचानक विलुप्त कैसे हो गए। ऐसा क्या बदल गया प्रकृति में जिसने इन दिग्गजों का नामो निशान ही मिटा दिया। असल में इस रहस्य का जवाब एक बहुत ही बेसिक और प्राकृतिक टकराव में छिपा है। एक तरफ होती है जीवों की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि और दूसरी तरफ है भोजन और जगह की कमी। जरा सोचिए, जब आबादी तेजी से बढ़ेगी और खाने पीने के संसाधन उतने ही रहेंगे तो क्या होगा। जाहिर है एक भयंकर संघर्ष शुरू हो जाएगा। यह सर्वाइवल की एक ऐसी रेस है जहां सिर्फ वो टिक पाता है जो बदलते माहौल के हिसाब से खुद को सबसे तेजी से ढाल ले। इसी गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाने के लिए हमने आज की इस चर्चा को कुछ हिस्सों में बांटा है। हम बात करेंगे जीवों में होने वाले निरंतर बदलाव की, डार्विन के उस ऐतिहासिक सफर की, प्रकृति में छिपे अनोखे सबूतों की, प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया की और आखिर में जीवन के उस विशाल शाखित पेड़ की जिससे हम सब जुड़े हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कठोर पर्यावरण ही असल में तय करता है कि कौन बचेगा और कौन नहीं। विशाल होना ही हमेशा बचने की गारंटी नहीं होता। इस गिंको पेड़ का ही उदाहरण ले लेते हैं। ये डायनासोर के युग का है। डायनासोर जैसे विशालकाय जीव तो खत्म हो गए, लेकिन ये पेड़ आज भी जिंदा है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा था और सब कुछ राख हो गया था, उसके बाद वहां पनपने वाला ये सबसे पहला सजीव था। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि अस्तित्व बचाए रखने का मतलब बड़ा या ताकतवर होना नहीं, बल्कि हालात सहने की गजब की क्षमता होना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। जीवों के विकास की बात हो और चार्ल्स डार्विन के ऐतिहासिक सफर का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साल 1831 की बात है। डार्विन HMS बीगल नाम के एक जहाज पर अपनी एक बहुत बड़ी खोजी यात्रा पर निकले। इंग्लैंड से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका, गैलापागोस आइलैंड्स और दुनिया के कई अनजान हिस्सों तक का सफर। ये कोई आम समुद्री यात्रा नहीं थी दोस्तों, ये धरती पर जीवन की विविधता को समझने की एक महाखोज थी। ये शानदार सफर 1831 में शुरू होकर 1836 तक चला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डार्विन ने वापस आते ही अपनी थ्योरी दुनिया को नहीं सुना दी। उन्होंने सालों तक अपने लाए गए जीवाश्मों और सैंपल्स का बहुत बारीकी से अध्ययन किया, हर एक कड़ी को जोड़ा और आखिरकार यात्रा खत्म होने के करीब 20 साल बाद 1859 में उनकी वो किताब पब्लिश हुई जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब आते हैं भाग 3 पर। डार्विन ने आखिर अपनी इस यात्रा में ऐसा क्या देखा, चलिए उन अनोखे और अकाटे सुरागों पर एक नजर डालते हैं। जीवाश्म यानी फॉसिल्स का जब गहराई से अध्ययन किया जाता है तो बड़े हैरान करने वाले राज खुलते हैं। प्राचीन काल के उस विशाल ग्लिप्टोडॉन और आज के छोटे से आर्मेडिलो के जीवाश्मों को एक साथ देखने पर डार्विन ने तुरंत पकड़ लिया कि समय के साथ जीवों के आकार और रूप में कितना स्पष्ट बदलाव आया है। ये फॉसिल साफ साफ इशारा कर रहे थे कि आज के जीव और कल के जीव एक ही चेन का हिस्सा हैं। और अब बात करते हैं डार्विन की रिसर्च के उस मास्टर स्ट्रोक की। गैलापागोस आइलैंड्स पर उन्होंने फिंच नाम के छोटे पक्षियों को देखा। उन्होंने नोट किया कि इन पक्षियों की लगभग 15 अलग अलग प्रजातियां थीं। उनके पूर्वज तो एक ही थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी उनकी चोंच। कुछ की चोंच बीज तोड़ने के लिए एकदम कठोर और मोटी थी, कुछ की कीड़े पकड़ने के लिए सुई जैसी तीखी, तो कुछ की कैक्टस खाने के लिए अलग शेप की। यानी जिस आइलैंड पर जैसा खाना मिला, पीढ़ियों के साथ उनकी चोंच उसी हथियार के रूप में बदल गई। और इसी कमाल के ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, सजातीय लक्षण या होमोलोगस कैरेक्टर्स।
इसे सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अलग-अलग प्रजातियों के जीवों में कुछ अंगों की बेसिक बनावट और उत्पत्ति बिल्कुल एक जैसी होती है। बस क्योंकि उनकी ज़रूरतें और उनका माहौल अलग होता है, इसलिए वो अंग अलग-अलग काम करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। इस बात को समझने के लिए बस इन हड्डियों के ढांचे को देखिए। इंसान का हाथ, कुत्ते का पैर, भेड़ का पैर और चमगादड़ का पंख, इन सब के काम एकदम अलग हैं। कोई पकड़ने के लिए है, कोई दौड़ने के लिए तो कोई उड़ने के लिए। लेकिन अंदर की हड्डियों का सेट, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये सब में बिल्कुल एक ही पैटर्न में जुड़े हुए हैं। ये समानता चीख चीख कर कह रही है कि इन सब का विकास किसी एक ही कॉमन पूर्वज से हुआ है ना कमाल की बात। भाग 4, चयन की प्राकृतिक प्रक्रिया। अब सवाल यह है कि समय के साथ ये सारे बदलाव आखिर होते कैसे हैं? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसे समझने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक उदाहरण लेते हैं। ब्रोकली, पत्ता गोभी और फूल गोभी, ये सब्जियां हमेशा से ऐसी नहीं थीं। इंसानों ने क्या किया? एक साधारण से जंगली सरसों के पौधे को लिया और उसमें से अपनी पसंद के गुणों को छांटकर सालों साल उसकी खेती की। इस तरह इंसानों की पसंद के हिसाब से नई प्रजातियां बन गईं। इसे हम कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। और यहीं पर डार्विन के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने एक बड़ा तार्किक सवाल उठाया। अगर इंसान सिर्फ कुछ 100 सालों में कृत्रिम चयन के जरिए एक ही पौधे से इतने सारे अलग-अलग रूप बना सकता है, तो फिर प्रकृति तो लाखों करोड़ों सालों से यही काम कर रही है। पर्यावरण, खाना और शिकारी जीवों का एक भारी दबाव हमेशा रहता है। इस प्राकृतिक दबाव में जो जीव अपने अंदर फायदेमंद बदलाव ले आते हैं, प्रकृति खुद उन्हें चुन लेती है, और जो नहीं बदल पाते वो मिट जाते हैं। बस इसी पूरी प्रक्रिया को नेचुरल सिलेक्शन कहा गया है। अब हम अपने अंतिम भाग 5 पर पहुंच चुके हैं। चलिए इन सारे बिखरे हुए प्राकृतिक सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। डार्विन की नोटबुक का ये रफ सा दिखने वाला स्केच विज्ञान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। ये विकास का शाखित पेड़ है। ये हमें बताता है कि इवोल्यूशन कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। जैसे एक पेड़ के मुख्य तने से अलग अलग शाखाएं निकलती हैं और फिर उनमें से और भी शाखाएं फूटती हैं, बिल्कुल वैसे ही दुनिया के सारे जीव एक कॉमन पूर्वज से धीरे धीरे बढ़ते चले गए। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। तो अगर डार्विन और उनके साथी वैज्ञानिक एल्फ्रेड रसेल वेलेस की इस पूरी मेहनत का निचोड़ निकाला जाए तो मुख्य बातें ये हैं। जीवों में हमेशा कुछ न कुछ विविधताएं होती हैं और ये अगली पीढ़ी तक जाती हैं। जो लक्षण सर्वाइवल में मददगार होते हैं वो टिक जाते हैं। समय के साथ जीव अपने माहौल के हिसाब से पूरी तरह अनुकूल हो जाते हैं और जब ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है तो एक बिल्कुल ही नई प्रजाति जन्म ले लेती है। इस शानदार वैज्ञानिक यात्रा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अगर प्रकृति का नियम ही यही है कि वो हमेशा सबसे ज्यादा अनुकूल जीव को ही चुनती है, तो जरा सोचिए, क्या उन ताकतवर डायनासोरों का अंत सिर्फ एक उल्कापिंड के गिरने जैसी प्राकृतिक आपदा से हुआ था, या फिर शायद उस समय चुपचाप किसी नई अधिक सक्षम और तेज प्रजाति का विकास हो रहा था जिसने उन दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया? ये यकीनन सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। इस गहरे और रोचक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। विज्ञान और ज्ञान की ये खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए।